हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी सारी वीडियोस आए वो उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपके मोबाइल पे चला जाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हेल्पफुल हो सके जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में जैव प्रक्रम क्या होता है। क्योंकि जैव प्रक्रम में सभी प्रक्रम शामिल हो जाते हैं, जैसे पोषण शामिल हो जाता है, पाचन शामिल हो जाता है, श्वसन शामिल हो जाता है, प्रजनन शामिल हो जाता है, परिसंचरण भी शामिल होता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है। तो इन सभी प्रक्रमों को आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम जीवों में सभी प्रकार के प्रक्रम को कहा जाता है। जीवों में होने वाला सभी प्रक्रम, जीवों में होने वाला सभी प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जीवों में होने वाला सभी जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में होने वाला सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में होने वाला सभी प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण जो होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की प्राप्ति की जो भी विधि है उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी विधि अपनाते हैं वही विधि क्या है? पोषण है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन प्राप्ति की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखिए, आखिर हम भोजन प्राप्त करने की जो विधि की बात कर रहे हैं वो विधि होती क्या है? तो यहाँ पे लिख रहा है कि पोषण की विधियाँ कौन कौन सी है। पोषण की विधियाँ कौन कौन सी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि पोषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, चूंकि पोषण की विधियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखिए, पोषण की दो विधियाँ हैं। पोषण की दो विधियाँ हैं कौन कौन? स्वपोषण, विषम पोषण, यानी कि स्वपोषी और विषम पोषी चाहे परपोषी। अब देखिए, स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब स्वयं भोजन का निर्माण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। स्वयं भोजन का निर्माण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं, किसी पर आधारित नहीं होते। यानी कि ये जो जीव होते हैं किसी पर आश्रित नहीं होते। जैसे पादप, जैसे कौन हो गया? पादप। जैसे स्वपोषी जीव हो गए जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया विषमपोषी, ऐसे जीव जंतु चाहे विषमपोषी वे जीव जंतु होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जैसे सभी जंतु भोजन के लिए कैसे दूसरे पर आश्रित रहते हैं? जैसे मनुष्य दूसरे पर आश्रित है, जानवर दूसरे पर आश्रित है। तो इसीलिए स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। विषमपोषी कौन होते हैं? जो जो क्या कहलाते हैं? जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब देखिए, जो पादप है, पादपों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि स्वपोषी में पादप शामिल होते हैं, तो पादपों में पोषण कैसे होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पादपों में पोषण कैसे होता है। लिखा है कि पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं। ये पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, ये पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे किसकी क्रिया करते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या क्या होता है। सबसे पहले पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल लेते हैं। किससे? जड़ों के माध्यम से। और लेकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति में, क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं? बनाते हैं अपना भोजन। तो भोजन में क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ साथ जल बनता है और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं,
जल जड़ों के माध्यम से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और क्लोरोफिल, पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको ग्रहण करते हैं और लेकर के और अपना भोजन जो है संपूर्ण बनाते हैं। और भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, H2O जल बनता है, और O2 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनती है जो हमें प्राप्त होती है। अब देखिए इतना तो बनता है, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है कि ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, वो ये जो ग्लूकोज होता है उसके बारे में देखिए। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पौधों का जो मुख्य उत्पाद है, पौधों का मुख्य उत्पाद जो है, जिसे पादप अपने अंदर किसके रूप में रखते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में। पौधों का ये मुख्य उत्पाद होता है और पौधे इसको किस रूप में रखते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर संचित करके रखते हैं। वही क्या होता है? वही क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी कि ग्लूकोज होता है। पौधे इसको स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर रखते हैं। अब देखिए ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लोरोफिल कोशिकाओं के हरित लवक, कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाने वाला वर्णक, कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक में पाए जाने वाला जो वर्णक है, जो भोजन बनाने में क्या करता है? सहायक करता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो वही क्या कहलाता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाता है। कभी कभी किताबों में मिलता है कि हरित लवक और पर्णहरित दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको बता दें कि क्लोरोफिल चाहे पर्णहरित जो होता है, हरित लवक में पाया जाने वाला एक वर्णक है, यानी कि रंग है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है? हरी होती हैं। और पत्तियों के हरे होने के कारण क्या है? पर्णहरित, यानी कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। और यह कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। यदि कभी कभी ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन में यदि हरित लवक नहीं है तो आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन यदि ये है क्लोरोफिल या पर्णहरित तो हरित लवक को न लगा करके और आप क्लोरोफिल चाहे पर्णहरित का चयन कर सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि क्लोरोफिल क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। अब देखते हैं आगे कि क्लोरोफिल या पर्णहरित पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है। अब देखिए पढ़ना है हम लोगों को रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या होता है। हम लोग को पढ़ना है रंध्र के बारे में कि रंध्र आखिर होते क्या हैं। हम लोग रंध्र के बारे में देखिए रंध्र क्या होते हैं। रंध्र जो होते हैं, रंध्र मतलब क्या होता है? छिद्र। पत्तियों के ऊपर उपस्थित सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। पत्तियों के ऊपर जो उपस्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि पत्तियों के ऊपर जो उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं वही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है कि रंध्रों का कार्य क्या होता है। गैसीय विनिमय का कार्य कौन करता है? ये रंध्र करते हैं, गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का कार्य कौन करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का कार्य ये रंध्र ही करते हैं। रंध्र क्या करते हैं? गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन दोनों का कार्य कौन करते हैं? ये रंध्र करते हैं। अब देखिए हम लोग स्वपोषी तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम पोषी के बारे में। विषम पोषी क्या होता है? देखिए विषम पोषी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणिसम। यानी कि परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणिसम। प्राणिसम जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया, प्राणिसम शब्द से दिया गया है। परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणिसम। अब देखिए परजीवी कौन होते हैं? जीवित जीवों पर आश्रित होकर, क्या बोल रहा है? जीवित जीवों पर आश्रित होकर पोषण प्राप्त करने वाले जीव, जैसे रोगाणु, ये सभी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। जीवित जीवों पर आश्रित होकर के और पोषण प्राप्त करेंगे तो वही क्या कहलाएंगे? वही परजीवी कहलाएंगे। जैसे रोगाणु हो गया, जैसे रोगाणु हो गया। अब देखिए मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी मृत जीवों से पोषण प्राप्त करने के लिए जीव, यानी देखिए मृत जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं, यानी कि मृत जीवों से ही जीवित रहेंगे, उन पर आश्रित रहेंगे और जीवित रहेंगे। मृत जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव ही क्या कहलाते हैं?
मृतोपजीवी कहलाता है, जैसे जीवाणु, जैसे कवक हो गया, यीस्ट हो गया। तो ये किस पर आश्रित होते हैं? मृतोपजीवी हैं और मृत जो जीव हैं उन पर आश्रित रहते हैं। अब देखिए प्राणीसम क्या होता है। प्राणीसम भोजन का अंतर्ग्रहण कर पाचन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्राणीसम कहलाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कर पाचन करने वाले जो जीव हैं वही क्या कहलाते हैं? प्राणीसम कहलाते हैं। तो आपको प्राणीसम के रूप में पता हो गया होगा, तो आप इसको दोहराते रहें। अब देखते हैं कि जंतुओं में पोषण या मनुष्य में पाचन कैसे होता है। देखिए जंतुओं में पोषण या मनुष्य में पाचन कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। तो पाचन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाचन जो होता है जटिल, यहाँ पे लिखा गया है कि जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अर्थात पाचन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल रूप में परिवर्तित करना, जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन को बस इसी बात से समझ लीजिए कि भोजन हम ग्रहण करते हैं और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो पेट में जाता है और पेट में क्या होता है? पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है और वही पाचन की प्रक्रिया में जो भोजन के बड़े बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में सरल रूप में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। वही क्या होता है? पाचन होता है। अब पाचन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ कहाँ से होती है, किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पाचन जो होता है, सबसे पहले पाचन वो आहार नाल से प्रारंभ, आहार नाल में होता है और उसके बाद उसमें सहायक कौन होती है? पाचक ग्रंथियां सहायक होती हैं। देखिए पाचन में मुख्य रोल आहार नाल का होता है और उसके बाद पाचक ग्रंथियों का भी होता है, क्योंकि पाचक ग्रंथियां नहीं होती तो भोजन का पाचन नहीं हो पाता। पूर्णतः पाचन के लिए पाचक ग्रंथियां भी जिम्मेदार होती हैं। अब देखिए आहार नाल में हम लोगों को पढ़ना क्या है? आहार नाल में पढ़ना है हम लोगों को मुख के बारे में, ग्रसिका के बारे में कि ग्रसिका क्या होती है, आमाशय के बारे में पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में पढ़ना है, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, गुदा के बारे में पढ़ना है। अब देखिए छोटी आंत में आते जो हैं, आते उसमें पढ़ना है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। अब देखिए पाचक ग्रंथियों में क्या पढ़ना है? पाचक ग्रंथियों में पढ़ना है लार ग्रंथियों के बारे में, यकृत या लीवर के बारे में, अग्न्याशय के बारे में पढ़ना है। तो यही 5, 6, 7 पॉइंट है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आहार नाल जो होता है वो आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आहार नाल में मुख शामिल होता है, ग्रसिका शामिल होता है, आमाशय शामिल होता है, आंतें शामिल हो जाती हैं। आंतों में कौन कौन आती है? छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल हो जाता है। पाचक ग्रंथियों में कौन कौन शामिल होता है? लार ग्रंथियाँ, यकृत या लीवर या अग्न्याशय, ये तीनों चारों क्या होती हैं? शामिल हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कि आहार नाल के जो पार्ट हैं शामिल होते हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है और इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं मुंह के बारे में कि मुंह क्या होता है और मुख का काम क्या होता है। तो देख लेते हैं कि मुंह क्या होता है। देखिए मुख जो होता है, मुंह में जीभ होते हैं। मुंह में क्या होती हैं? जीभ होती है। मुंह में एक जीभ होती है, दांत होते हैं और उसमें एक जोड़ी जो होती है लार ग्रंथियां होती हैं। मुंह में क्या होती हैं? जीभ होती है, दांत होते हैं एवं लार ग्रंथियां शामिल होती हैं। अब देखिए ये मुंह कैसे काम करता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मुंह में जीभ तो होती है और जीभ क्या होती है? अस्थि विहीन होती है, यानी कि जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती है एवं पेशियों से बनी हुई जो आकृति होती है वो क्या होती है? जीभ होती है। यानी कि जीभ किससे बनी होती है? पेशियों से बनी होती है। और जीभ संवेदी अंग का भी कार्य करती है। संवेदी अंग का कैसे काम करती है? यह संवेदनाओं के आधार पे कार्य करती है। जैसे स्वाद बताना होगा तो जीभ का कार्य संवेदनाओं के आधार पे काम करेगी, स्वाद बताने का कार्य। तो इसीलिए जीभ को क्या कहा गया है? संवेदी अंग कहा गया है और यह संवेदनाओं के आधार पर कार्य करती है। इसका कार्य क्या होता है? स्वाद बताना है, इसका कार्य मेन कार्य होता है। अब देखते हैं कि जो जीभ के अन्य पार्ट हैं यानी कि दांत, वो दांत कैसे होते हैं और किस प्रकार से बने होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दांत जो होता है, दांत
वो क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, इसका क्या होता है, कार्य होता है। दांत का कार्य क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अब देखिए दांत का मुख्य भाग क्या होता है, दांत का मुख्य भाग इनेमल होता है। दांत का मुख्य भाग इनेमल होता है और इनेमल को कहा गया है शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग, जैसे हमारा दांत है और दांत का ऊपरी भाग जो चमकीला होता है वह सबसे कठोर होता है। पूरे शरीर में यदि कोई सबसे कठोर भाग है तो इनेमल है और इसी इनेमल को क्या कहा गया है, दांत यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कहा गया है इनेमल को। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। और दंत सूत्र यहाँ पे इनकम्प्लीट है, लेकिन दंत सूत्र हमें लगता है कि दंत सूत्र जो होता है, आगे के 4 दांत होते हैं तो 2 इसमें के हो गए, आगे के 4 दांत होते हैं तो 2 इसमें से हो गए। उसके बाद एक एक ऊपर और नीचे होते हैं, 1 2 यानी कि 2 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं जो नुकीले होते हैं, तो उसमें से एक इसमें हो गया। उसके बाद 2 2 और 2 करके और 3 करके होता है, तो दंत सूत्र इनकम्प्लीट है। कोशिश किया जाए कि दंत सूत्र जो होगा उसको उपलब्ध करवा के आप लोगों को बता दिया जाए कि दंत सूत्र क्या होता है। चूँकि ये पेपर में आप लोगों को नहीं पूछा जाता है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, दंत सूत्र के बारे में आपके सिलेबस में चर्चा नहीं है, तो उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पता रहता है तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दांत के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि दांत में क्या क्या होता है। मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, तो उसको याद रखने की ज़रूरत है बस। और दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। और दांत का कार्य क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अब देखिए जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि लार ग्रंथियाँ क्या होती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख में क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए इन लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। लार ग्रंथियों का कार्य होता है लार का श्रावण करना। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, लार का श्रावण करना। अब ये लार का श्रावण होता है तो देखिए क्या होता है, भोजन लसलसा बनता है। लार के श्रावण से भोजन क्या होता है, लसलसा बनता है। भोजन क्या बनता है, लसलसा बनता है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। चाहे क्षारीय एमाइलेज पाया जाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है, चाहे क्षारीय एमाइलेज पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, टाइलिन या क्षारीय एमाइलेज का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ये मेन इम्पोर्टेंट है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन या एमाइलेज करता है। तो इसको याद रखने की अत्यंत ज़रूरत है। अब देखिए लार में और क्या होता है, लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं का क्या करता है, नाश करता है। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं का नाश कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। तो लाइसोजाइम का काम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए लार का जो श्रावण होता है, तो लार की विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लिए कि लार का कार्य क्या होता है, भोजन को लसलसा बनाना। लार में निकलता है टाइलिन या क्षारीय एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार में निकलता है लाइसोजाइम जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं क्या करता है, नाश करता है। अब देखिए ग्रसिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ग्रसिका क्या होती है। क्योंकि पहला जो पार्ट था वो मुंह था, और मुंह में क्या क्या शामिल हो रहा था, जीभ शामिल हो रही थी, दांत शामिल हो रहे थे और लार ग्रंथियाँ शामिल हो रही थी। तो लार ग्रंथियाँ हम लोग पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए और जीभ पढ़ लिए। अब ग्रसिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ग्रसिका क्या होती है। ग्रसिका जो होती है, लंबी नलिका जो मुंह को आमाशय से जोड़ती है। लंबी नलिका जो मुंह को किससे जोड़ती है, आमाशय से जोड़ती है। आमाशय से जोड़ने का मतलब क्या, देखिए एक चित्र दिया गया है यहाँ पे। एक चित्र क्या दिया गया है, यहाँ पे आगे की ओर मुंह होता है, यहाँ मुख होता है, और मुख से ये आमाशय तक जोड़ने वाली ये जो नली है वही क्या कहलाती है, ये नली। ये नली ही क्या कहलाती है, ग्रसिका कहलाती है। ये नली जो दिखाई दे रही है ग्रसनी चाहे ग्रसिका, इसी को ग्रसिका भी कहा गया है। और ग्रसिका का कार्य क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ग्रसिका जो होती है, लंबी नलिका होती है जो मुंह को आमाशय से जोड़ती है। इसका कार्य क्या होता है, मुंह को आमाशय से जोड़ना। अब देखिए मुंह को आमाशय से तो जोड़ती है, लेकिन यदि मुंह में हम पहले भोजन करते हैं तो भोजन छोटे छोटे भाग में हो जाता है, लसलसा बन जाता है, चिपचिपा बन जाता है। और उसके बाद ग्रसिका या ग्रसनी के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। अब आमाशय क्या होता है और आमाशय के कार्य क्या होते हैं, देखिए आमाशय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आमाशय जो होता है
वह थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय क्या होता है? थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। अब देखिए भोजन का संग्रहण, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली से, यानी ग्रसिका से भोजन कहाँ जाएगा? भोजन जाएगा आमाशय में, और आमाशय में जा करके और 3 घंटे लगभग आमाशय में रहता है भोजन। भोजन लगभग कितने घंटे आमाशय में रहता है? 3 घंटे कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। भोजन 3 घंटे लगभग आमाशय में रहता है, और आमाशय में उसका क्या होता है? पाचन होता है। अब देखिए आमाशय की भित्ति ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहा गया है। आमाशय की भित्ति ग्रंथि यानी कि आंतरिक भागों से, आमाशय के आंतरिक भागों से जो लगी हुई ग्रंथि होती है, आमाशय के आंतरिक भाग कौन होते हैं? अब देखिए आमाशय के आंतरिक भाग कौन होते हैं? यहाँ पे दिखाया गया है आमाशय के बारे में। देखिए ये जो आमाशय दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला ये क्या है? आमाशय है। और इसके भित्ति भागों से, यानी कि देखिए ये जो किनारे के जो भाग हैं, इससे लगी हुई, ये जो किनारे के भाग हैं, इससे लगी हुई क्या होती है? एक प्रकार की झिल्ली होती है, एक प्रकार की भित्ति ग्रंथि होती है। और इन्हीं ग्रंथियों से किसका स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस के स्रावण होने के कारण इन ग्रंथियों को जठर ग्रंथि भी कहा जाता है। जठर रस के स्रावण होने के कारण इन ग्रंथियों को क्या कहा गया है? जठर ग्रंथि भी कहा गया है। जिस प्रकार की आकृति हम चित्र में दिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार की आकृति यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए ये हरे पेन से दिखाया गया है। तो जठर ग्रंथियाँ इससे लगी हुई होती हैं भित्ति भाग में, यानी कि आंतरिक भाग में। अब देखिए जठर जो ग्रंथि होती है उससे क्या क्या होता है? जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है उसमें HCl पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब जठर ग्रंथियों में पेप्सिन पाया जाता है। जठर ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। पूछेगा कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है टाइलिन चाहे क्षारीय एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन चाहे क्षारीय एमाइलेज करता है। और पूछ देगा कि यदि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसको भी याद रखने की आपको जरूरत है। अब देखिए HCl जठर ग्रंथि में तो पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है। तो HCl का कार्य क्या होता है? HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन को गलाने का कार्य करता है। भोजन को क्या कर देगा? गला देगा। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए भोजन में जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियों में पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका संक्रियण कौन करता है? यही HCl करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है उसका संक्रियण कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम का संक्रियण कोई करता है तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है? संक्रियण होता है। अब देखिए HCl के बारे में एक और विशेषता बताया गया है कि HCl कम बनता है। HCl यदि कम बनता है तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। एसिडिटी की समस्या होने का मतलब क्या? कि गैस वगैरह जो बनता है, चाहे भोजन का पाचन कम होता है, किसके कारण? एसिडिटी बनने के कारण। इसीलिए हम लोग हाजमोला का इस्तेमाल करते हैं, चाहे चूरन का इस्तेमाल करते हैं भोजन के पाचन के लिए। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, यानी कि खट्टेपन के कारण भोजन के क्या होता है? पाचन होता है। और हाइड्रोक्लोरिक जो होता है अम्ल ही है, और उसका स्वाद भी क्या होता है? खट्टा ही होता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग हेल्पफुल हो सकें और उनको जानकारी हो सके कि कोर्स को यदि कवर करना है तो कम समय में किस प्रकार से कवर किया जाएगा। क्योंकि अब आप लोगों के पास समय जो है वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ करके और सिलेबस कवर कर लेंगे। आपके पास बस इतना ही समय है कि आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन चॉइस नहीं है। अब देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा गया है कि आमाशय की भित्तिकाओं को HCl
अमाशय की भित्तिकाओं को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कार्य जो होता है वो कार्य कौन करता है? श्लेष्मा या म्यूकस करता है। कि ये जो अमाशय है, अमाशय की भीतर की ये जो HCl ग्रंथियाँ हैं, यानी कि जठर ग्रंथियाँ हैं, इन जठर ग्रंथियाँ सुरक्षित रहे, ये जठर ग्रंथियाँ, और इनकी समाप्ति ना हो, ये खराब ना हो जठर ग्रंथियाँ, तो इसको बचाने का कार्य कौन करती हैं? श्लेष्मा या म्यूकस करता है, जिसके कारण HCl जो होता है, HCl उत्सर्जित करने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या रहती हैं? सुरक्षित रहती हैं। तो अब देखते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। छोटी आंत के बाद हम लोग बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद गुदा पढ़ेंगे। तो छोटी आंत हम लोग पढ़ लेते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। छोटी आंत के बारे में जो विशेषता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए छोटी आंत क्या होती है, यहाँ पे लिखा गया है छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन का अधिकतम पाचन होता है। पूछेगा कि भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर के संपूर्ण भोजन में सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। आपको बता दें कि छोटी आंत नाम से छोटी है लेकिन लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत नाम से बड़ी है लेकिन लंबाई में क्या होती है? छोटी होती है। अब देखिए छोटी आंत के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। छोटी आंत अधिकतम पाचन की क्रिया प्रारंभ करती है तथा पचित भोजन को, यहाँ पे दे रहे हैं कि पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया भी कहाँ होती है? छोटी आंत में ही होती है। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत में। और देखिए अवशोषित करने के बाद जो अवशोषित पाचक रस होता है, अवशोषित करने के बाद उसमें जो पाचक रस होता है कौन कौन पाया जाता है? भोजन में पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस कौन कौन से हैं? यकृत से पाए जाने वाले पाचक रस, अग्न्याशय से पाए जाने वाले पाचक रस, और आंत्र भित्ति से पाए जाने वाले पाचक रस। कहाँ से पाए जाने वाले पाचक रस? पाचक रस जो होते हैं यकृत से पाए जाने वाले पाचक रस, अग्न्याशय से पाए जाने वाले पाचक रस, और आंत्र से पाए जाने वाले पाचक रस। अब देखिए यकृत से जो पाए जाने वाले पाचक रस होते हैं वो क्या होते हैं? यकृत से पाए जाने वाले पाचक रस जो होते हैं पित्त रस होते हैं। यकृत से पाए जाने वाले पाचक रस क्या होते हैं? पित्त रस होते हैं। और पित्त रस जो होते हैं मल के, मनुष्य जो मल है उसके पीले होने का कारण कौन होता है? पित्त रस। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि पित्त रस जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो मल के पीले रंग होने का कारण क्या होता है? पित्त रस होता है। अब देखिए अग्न्याशय रस क्या होता है? अग्न्याशय में पाया जाने वाला जो रस होता है वो अग्न्याशय रस होता है। यकृत में पाया जाने वाला रस पित्त रस, अग्न्याशय में पाया जाने वाला रस अग्न्याशय रस, और आंत्र भित्ति में पाया जाने वाला रस आंत्रीय रस होता है। आंत्र भित्ति में पाया जाने वाला रस क्या होता है? आंत्रीय रस होता है। तो उसको भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ पदार्थ हैं, कुछ क्या है? पदार्थ हैं, और पदार्थ, इन जो पदार्थ हैं उनको पाचन करने वाला एंजाइम कौन होता है? कुछ पदार्थ हैं और इन पदार्थों का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो पाचक पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो पाचक पदार्थ है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। तो उसको आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। अब देखिए वसा या लिपिड, वसा या लिपिड जो होता है उसका पाचन कौन करता है? उसका पाचन जो करता है वो लाइपेज होता है। लाइपेज शरीर में वसा या लिपिड का क्या करता है? पाचन करता है। अब देखिए प्रोटीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन दो चीज़ करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन आमाशय में यदि कोई करता है तो पेप्सिन करता है, और प्रोटीन का पाचन यदि छोटी आंत में कोई करता है तो ट्रिप्सिन करता है। तो आमाशय में भी प्रोटीन का पाचन होता है और छोटी आंत में भी प्रोटीन का पाचन होता है। तो आमाशय में पाचन पेप्सिन करता है और छोटी आंत में पाचन ट्रिप्सिन करता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब देखिए छोटी आंत तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कि बड़ी आंत क्या होती है। देखिए बड़ी आंत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बड़ी आंत जो होती है वो क्या होती है? बड़ी आंत लंबाई में कम, यानी कि हम अभी बताए हैं कि बड़ी आंत लंबाई में एक छोटी होती है और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। विपरीत होता है, यानी कि बड़ी आंत क्या होती है? लंबाई में कम होती है एवं चौड़ाई में क्या होती है? अधिक होती है। बड़ी आंत लंबाई में कम एवं चौड़ाई में क्या होती है? अधिक होती है। लंबाई में कम एवं चौड़ाई में अधिक होती है। अब देखिए
छोटी आंत एवं बड़ी आंत, इसमें लिखा गया है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संगम स्थल, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है एक दूसरे को, छोटी आंत एवं बड़ी आंत जहाँ पे एक दूसरे को मिलती है उसे बोला जाता है अपेंडिक्स। छोटी आंत एवं बड़ी आंत जहाँ मिलती है उन्हें क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स बोला जाता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत जहाँ जहाँ मिलती है उसे बोला जाता है अपेंडिक्स। ये कई जगह मिलती हैं जहाँ से छोटी आंत से भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। अब देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संगम स्थल, यानी कि जहाँ मिलती हैं ये दोनों, उन्हें अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स को परिशेषिका भी कहा जाता है। अपेंडिक्स को क्या कहा जाता है? परिशेषिका भी कहा जाता है। अपेंडिक्स यानी कि परिशेषिका। अब देखिए, बड़ी आंत में भोजन, यहाँ पे क्या लिखा है? बड़ी आंत में भोजन के किसी भाग का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन के किसी भी भाग का पाचन नहीं होता है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा गया है कि बड़ी आंत में उपस्थित भोजन का अस्थायी एकीकरण होता है। बड़ी आंत में उपस्थित भोजन का क्या होता है? अस्थायी एकत्रीकरण होता है। अस्थायी एकत्रीकरण मतलब बड़ी आंत में भोजन आता है तो रुकता नहीं है, पाचन की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती रहती है। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुदा होता है, और गुदा का कार्य क्या होता है? मल परित्याग करना, उसमें से अवशोषित पदार्थों को निकाल करके और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मल परित्याग क्या हो जाता है? कर दिया जाता है। सहायक अंग जो होते हैं उसके बाद मल परित्याग करवा दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो मानव में पोषण होता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और पोषण के जो अन्य पार्ट भी हैं, श्वसन हो, चाहे परिसंचरण हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे उत्सर्जन के बाद तंत्रिका तंत्र हो, तो उसको भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और कोशिश करें कि यदि आपके पास समय है तो ज़्यादा नहीं, 2 पेज का नोट्स है उसको भी आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, ताकि कम समय में इसको 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हम कमेंट भी करें, ताकि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट से संबंधित हम और अधिक प्रयास कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।